सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है और कंप्यूटर की सीरीज में जो है हम कौन सी क्लास नंबर पर आ चुके हैं, 34वीं जो है क्लास नंबर पर आ चुके हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, बेसिक जितने भी चैप्टर थे वो सारे हम कर चुके हैं। आज से जो है हम जो एडवांस कंप्यूटर है ना, उसके 4-5 चैप्टर करने वाले हैं। यानी कि हम पहला जो है चैप्टर कौन सा करने वाले हैं, सी लैंग्वेज जो है हम यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि थ्योरी जो भी सेक्शन है ना, वो सारा हम जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इससे जितने भी एमसीक्यू निकलेंगे वो सारा हम जो है कहां पर देखने वाले हैं, संडे की क्लास में जो है हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और एक और बात आपको बता देता हूं, सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं, ये जो है 18 पेजेस की पीडीएफ रहने वाली है। ठीक है, 18 पेजेस की पीडीएफ रहने वाली है। इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, पूरा एक दिन जो है मेरे को लग गया है इसको बनाने में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डाटा था, 60-65 जो है पेजेस की पीडीएफ थी, उसको फिल्टर करके सिर्फ आपके एचएसएससी एग्जाम के लिए जो है जितना भी स्टैटिक कंप्यूटर सी का जो डाटा पूछा जाता है एचएसएससी के द्वारा, वो सारा सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख के आया हूँ। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, समझने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई समझने वाला व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा ये मानना है एचएसएससी को जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाना है आपको, ना ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहते हैं मेरे भाई। ठीक है, स्टैटिक जीके पूछी जाएगी लैंग्वेज के अंदर से भी, वही मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के आया हूँ। यकीन मानिएगा, मेरे हिसाब से ये पूरे 18 पेजेस जो है ना, सी लैंग्वेज के बेस्ट नोट्स जो है रहने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी जो है स्किप करके पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा ना लगे तो मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो है इतिहास लिखा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। जनक की बात करें यानी कि फादर ऑफ सी, तो किसके द्वारा जो है सी का आविष्कार किया गया है, डेनिस रिची के द्वारा जो है सी लैंग्वेज को बनाया गया है मेरे भाई। ठीक है, और ये लैंग्वेज को कब बनाया गया था, तो 1972 में जो है इसको सी लैंग्वेज को बनाया गया था डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, कहां पर बनाया गया था, तो AT&T बेल लैब्स के अंदर जो है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है इसको बनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, पुरानी भाषा की बात करूं तो सी को बी भाषा के बाद बनाया गया था। सी से पहले जो है कौन सी भाषा चलती थी, तो सी से पहले जो है बी भाषा जो है चलती थी, और इसके बाद जो है किस भाषा को बनाया गया था, सी भाषा को जो है बनाया गया था। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया, इस लाइन को आप बिल्कुल भी जो है मिस मत करना। बी को जो है केन थॉमसन ने बनाया था मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत बार पूछा गया है, एचएसएससी के अंदर भी 1-2 बार पूछा गया। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए बी लैंग्वेज को जो है किसने बनाया था, तो आप डायरेक्ट बताएंगे केन थॉमसन के द्वारा जो है बी लैंग्वेज को बनाया गया था। अब आपसे पूछे कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया था, तो आप बताएंगे डेनिस रिची के द्वारा जो है 1972 में जो है इसको बनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। उद्देश्य, तो भाई सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज को जो है किस लिए बनाया गया था, मुख्य रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए जो है सी लैंग्वेज का जो है आविष्कार किया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहां पे लिख दिए, यानी कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे देखो, प्रकार सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, बताइए जो है सी जो लैंग्वेज है कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको बताना है सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा भी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाने के जो है सी लैंग्वेज काम आती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। लेवल की बात कर लेते हैं। इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी जो है कहा जाता है। ठीक है, क्यों इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, आप सभी जानते हैं, इंसानों के समझने वाली जो लैंग्वेज होती है ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और उसके कुछ फीचर जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। और लो लेवल जो मशीन वाली जो लैंग्वेज होती है ना, उसके भी फीचर इसके अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो है इसको मिडल लेवल लैंग्वेज जो है कहा जाता है, क्योंकि यह हाई लेवल के फीचर और लो लेवल की शक्ति दोनों देती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। पहली किताब की बात करूं तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। 1978 में द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेखक किसने लिखा था, ब्रायन कनिंगम और डेनिस रिचे ने जो है इसको लिखा था मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ये जो मैं फैक्ट्स यहां पर बता रहा हूं ना, यकीन मानिएगा हर लाइन से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा, बताइए पहली पुस्तक जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसको किसने लिखा, तो आप बताएंगे ब्रायन कनिंगम और डेनिस रिची ने लिखा था। कब लिखा था, 1978 में जो है इसको लिखा था। और इसको जो है K&R बुक भी कहा जाता है, K&R।
ठीक है। K&R बुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि K से कनिंगम हो जाएगा और R से जो है रिची हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, स्टैंडर्ड मानकीकरण, पहला मानक जो है आंसी सी 1989 था। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? आंसी की जो है फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे, अमेरिकन जो है नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। तो ये पहला मानक था भाई मेरे भाई, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? सी का जो पहला स्टैंडर्ड आंसी सी कब आया था? ये 1989 में आया था, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसे तकनीकी रूप से जो है C89 या C90 भी कहा जाता था, ठीक है। इसे C89 या C90 भी कहा जाता था। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पहला मानक जो था ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सी कब आया था? 1989 में आया था, और इसको C89 या C90 भी जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। उपयोग की बात करूं तो उपयोग में क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल क्रोम ब्राउजर का मुख्य हिस्सा सी में लिखा गया था। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल क्रोम तो आज भी आप चलाते होगे, जो आप इंटरनेट यूज करते हो गूगल क्रोम चलाते हो ना, तो वो गूगल क्रोम जो ब्राउजर है ना, उसका जो मेन पार्ट था ना, वो किस में लिखा गया था? सी लैंग्वेज में जो है वो मेन पार्ट लिखा गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, सी लैंग्वेज के बारे में एक फटाफट ले लेते हैं ओवरव्यू, ठीक है। फादर ऑफ सी आपसे पूछा जाएगा, डेनिस रिची, ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका 1941 में हुआ था। इनके द्वारा जो है सी लैंग्वेज का तो आविष्कार किया गया था, किसने? डेनिस रिची ने। लेकिन डेनिस रिची ने जो है सी लैंग्वेज के साथ साथ जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो है आविष्कार किया था। यह पॉइंट आप जरूर याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा। बताइए जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है आविष्कार किसने बनाया था, आविष्कार किया था? तो ये डेनिस रिची के द्वारा जो है मेरे भाई किया गया था। यहां पे सी से पहले की भाषाएं लिखी गई है। सबसे पहले एल्गोल आई थी, उसके बाद बीपीसीएल आई थी, उसके बाद बी लैंग्वेज आई थी, और उसके बाद जो है सी लैंग्वेज आई थी मेरे भाई, ठीक है। इनका क्रम जरूर याद रखना, क्या पता मैच द फॉलोइंग में आपको दे दे मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले एल्गोल भाषा आई थी, ठीक है, उसके बाद बीपीसीएल आई थी, उसके बाद बी आई थी, उसके बाद सी आई थी मेरे भाई, ठीक है। यहां पे क्या लिखा गया? K&R सी 1978 में ब्रायन कनिंगम और डेनिस रिची ने मिलकर भाषा में जो है सुधार किया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, ठीक है। आगे यहां पे साल दिया गया, ये साल जरूर आप रट्टा मार लेना, मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। ये 18 पेजेज की लिस्ट है मेरे भाई, ठीक है। 18 पेजेज की ये पीडीएफ है। किसकी पीडीएफ है? सी लैंग्वेज की ये पीडीएफ है। मैं दिल ठोक के कह रहा हूं, इसको रट्टा मारना है, समझने की जरूरत है ही नहीं आपको 1 या 2 नंबर लेना है ना। एचएसएससी के अंदर 10 मार्क्स की आती है कंप्यूटर, 1 या 2 मार्क्स का सी लैंग्वेज से पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। अगर ये 1 से 2 नंबर पक्के करने हैं ना, तो इन 18 पेजेस का जो है रट्टा मार लेना भाई, और कोई समझने वाला सॉल्यूशन है ही नहीं यहां पर मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज वही लेके आया हूं जो एचएसएससी के द्वारा आज तक पूछी गई है, या फिर विभिन्न एग्जामों में जो है ये चीजें पूछी गई है मेरे भाई, ठीक है। सारा डाटा फिल्टर करके लाया हूं, अदरवाइज इंटरनेट पर या फिर किसी भी बुक में मोटी मोटी किताब में दुनिया जहान का डाटा मिलेगा, सी लैंग्वेज के अंदर वो आपको समझ भी नहीं आएगा मेरे भाई, सही बताऊं तो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए टू द पॉइंट है, जितना आपके एग्जाम में आने लायक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण साल और मानक को देख लेते हैं। यहां से सारी चीज आपको याद रखना है। 1989 आंसी यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा पहला स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ था। आंसी सी या C89 जो है इसको बोला जाता है। मतलब क्या है? आंसी द्वारा पहला स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ था, जिसे आंसी सी या C89 जो है कहा जाता है। 1990 में क्या हुआ था? आईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त मिली थी मेरे भाई, ठीक है। तो इसको जो है आईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त कब मिली थी? 1990 में इसको मान्यता प्राप्त मिल गई थी। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएसओ की जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद 1991 में क्या हुआ? लिनक्स कर्नल का जो है विकास हुआ था सी भाषा में। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए लिनक्स कर्नल का जो है विकास कब हुआ था? 1991 में हुआ था। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए लिनक्स कर्नल का जो विकास है किस भाषा में हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। एक में सी दे देगा, एक में C++ दे देगा, एक में आपको जावा दे देगा, और चौथे ऑप्शन में आपको पाइथन दे देगा। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किस में हुआ था। फिर आप कहोगे कि ये तो एडवांस लेवल का है। एडवांस लेवल का कुछ नहीं है मेरे भाई, स्टैटिक जीके हमेशा पूछी जाती है। फिर से कह रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना तो उनको चाहिए एचएसएससी को, ना ही वो आपको बनाना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई। 2011 में क्या हुआ था? C11 वर्जन जो है लॉन्च हुआ था मेरे भाई, ठीक है।
ये भी देख लेना 1999 में क्या हुआ था, नया वर्जन आया था C99, जिसमें डेटा टाइप्स को और बेहतर तरीके से जो है किया गया था। आगे चलते हैं, सी का उपयोग देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सी भाषा आखिर कहां कहां इस्तेमाल की जाती है, तो आइए देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में लिनक्स विंडोज का हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में जो है किसका उपयोग हुआ था, सी लैंग्वेज का जो है उपयोग हुआ था। और लिनक्स और विंडोज का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है ना, वो भी सी लैंग्वेज में जो है लिखा गया था। एम्बेडेड सिस्टम में भी जो है सी लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। यानी कि एम्बेडेड सिस्टम मतलब कि आपके घर में जो माइक्रोवेव है ना, वॉशिंग मशीन है, या फिर कार के छोटे छोटे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो हैं, वो इसी सी भाषा में जो है लिखे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। सी भाषा में लिखे जाते हैं। एम्बेडेड का मतलब समझे ना, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जो आप घरों में माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, या फिर कारों के जो छोटे छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ना, उनको लिखा जाता है सी भाषा के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, एप्लीकेशन पैकेज और सॉफ्टवेयर विकसित करने में तो आप सभी जानते हैं सी लैंग्वेज का जो है उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। और ये भाई जो है सीक्वेंस वाइज जरूर याद रखना भाई। पहले भाषा कौन सी आई थी, पहले भाषा एल्गोल आई थी, ये बहुत बार पूछा गया है इसीलिए बता रहा हूं। एल्गोल के बाद कौन सी आई थी, बीपीसीएल आई थी। इसके बाद कौन सी आई थी, बी आई थी। इसके बाद कौन सी आई थी, सी आई थी। ऐसी चीजें जो है आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं पेज को, सी भाषा के प्रमुख वर्जन। तो सी भाषा के प्रमुख वर्जन देख लेते हैं। C89 या C90, यह सी भाषा का पहला आधिकारिक स्टैंडर्ड था, जिसे 1989 में जो है आंसी ने और 1990 में जो है आईएसओ ने जारी किया था। सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे बताइए सी भाषा का जो C89 या फिर C90 जो वर्जन है, ये पहली बार आधिकारिक स्टैंडर्ड कब बना था, 1989 में बना था। आंसी ने इसको जो है स्टैंडर्ड किया था, और 1990 में जो है आईएसओ ने जो है इसको जारी किया था, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, C99 की बात करो, यहाँ पे क्या था, C89 और C90 था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, C99 है, 1999 में आया था। इस वर्जन में कुछ नए डेटा टाइप जोड़े गए थे, जैसे बूल हो गया, बूल को क्या बोलते हैं, बुलियन, ठीक है। और लॉन्ग इंट हो गया, बड़ी संख्याओं के लिए जो है कुछ अपडेट वर्जन आया था C99, जिसको 1999 में जो है लाया गया था। इसके बाद नया एक और वर्जन आया था C11, ये कब आया था, 2011 में आया था। यह 2011 में आया था C11 वर्जन, ठीक है। सी का एक और आधुनिक वर्जन ये था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने HSSC के लिए भी हर चीज मैंने जो है, ये अगर आप कहीं पे भी नोट्स देखोगे ना सी लैंग्वेज के लिए, ऐसी लोकल लैंग्वेज में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। इतना आसान आपके लिए सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है भाई, बहुत सारे बच्चों का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो कंप्यूटर साइंस से नहीं होता, या फिर उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता। इसीलिए ये लोकल लैंग्वेज में नोट्स बना के लेके आए मेरे भाई, ताकि आपको हर चीज समझ आए, हर चीज जो है आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। जैसे ही आपके वो ये शब्द दिखे ना कंप्यूटर के एग्जाम के अंदर, तो आपको पता चलना चाहिए उसका आंसर क्या है मेरे भाई, ठीक है। मेन रीजन यही है बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर लाने का, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी करके लिखा गया है, मतलब आपको याद रखनी है HSSC के लिए। सी के बेसिक डेटा टाइप्स, जैसे इंट का मतलब क्या है, इंटीजर। कैर का मतलब क्या है, कैरेक्टर। फ्लोट का मतलब क्या है, नंबरिंग, ठीक है। डबल भाषा की जो शुरुआत है 1972 से ही उपलब्ध थे। आप सभी जानते हैं सी लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ था, 1972 में इसका आविष्कार हो गया था। तो जब इसका आविष्कार हुआ था ना, तो उसी टाइम से ये इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, और ये डबल हो गया। ये उसी टाइम से जो है इस लैंग्वेज के अंदर जो है अवेलेबल थे। उसके बाद जो 1999 का वर्जन आया था ना सी लैंग्वेज का, उसमें जो है भाषा को अपडेट किया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लैंग्वेज को सिर्फ अपडेट किया गया था 1999 के वर्जन में मेरे भाई, ठीक है। कभी आपको लोग एक इंट कैर फ्लोट जो है ये 1999 के वर्जन में बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, सी भाषा का विकास देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, चलिए यहाँ पे आपको साल पता लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। साल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आई थी, एल्गोल भाषा आई थी, 1960 में आई थी, ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई थी, इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा बनाई गई थी। मुख्य बात यहां से देख लेना, सी की जड़ रूट मानी जाती है, ठीक है। कहते हैं ना कि जो पेड़ होता है, ये पेड़ होता है मेरे भाई, ठीक है। ये पेड़ होता है, ये क्या है, ये सी लैंग्वेज है मेरे भाई, ठीक है। ये सी लैंग्वेज है, लेकिन इसकी जो रूट है ना, वो क्या है, इसकी रूट हो जाएगी एल्गोल, जो है इसकी रूट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एल्गोल दे देगा, ठीक है, और क्या दे देगा, C++ दे देगा, पाइथन दे देगा, और जो है
सी दे देगा। आपसे ये पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से जो है सी की रूट या फिर जड़ भाषा जो है कौन सी मानी जाती है, तो आप बताएंगे एल्गोल भाषा को माना जाता है। उसके बाद बीपीसीएल भाषा आई थी 1967 में, इस भाषा का विकास किया गया था। मार्टिन रिचर्ड के द्वारा इसका विकास किया गया था। इसका पूरा नाम याद रखना, बीपीसीएल की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, और याद रखना बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आई थी, बी लैंग्वेज आई थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सी लैंग्वेज से पहले कौन सी भाषा चल रही थी, बी लैंग्वेज चल रही थी। 1970 में ये आई थी और केन थॉमसन के द्वारा इसको बनाया गया था। बीपीसीएल का छोटा रूप था, इसका नाम बीपीसीएल के पहले अक्षर बी पर जो है इसका नाम पड़ा था। इसके बाद आप सभी जानते हैं 1970 के बाद 1972 ट्रेडिशनल सी आया था, डेनिस रिची ने इसको बनाया था। यह असली सी भाषा का जो बेल लेब्स में बनी थी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर क्या आया, के एंड आर सी जो है ये आई 1978 में, इसको बनाया गया था। कनिंगम और रिची के द्वारा ये बनाया गया था। इन्होंने पहली बार सी भाषा की प्रसिद्ध किताब लिखी और भाषा में जो है सुधार किया, यानी कि कुछ अपडेट्स किए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं छठे नंबर पर देखते हैं आंसी सी। 1989 में ये देख चुके ऊपर, आंसी कमेटी के द्वारा ये बनाया गया था। इसे C89 भी कहते हैं, यह पहला आधिकारिक स्टैंडर्ड था मेरे भाई, ठीक है। आंसी ISO सी की बात करूं तो 1990 में आया था, ISO कमेटी के द्वारा इनको स्टैंडर्डाइज किया गया था। इसे C90 कहते हैं। आंसी सी को जो है दुनिया भर के लिए मंजूरी मिल गई थी भाई। आगे चलते हैं आठवें नंबर पर C99 लिखा गया, 1999 में इसको पब्लिश किया गया था, स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा किया गया था। इसमें नए फीचर जैसे लॉन्ग इंट जो है जोड़े गए थे। उसके बाद 9th पे चलते हैं C18, ये जो है 2018 में आई है, स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा इसको लाया गया है। यह सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हर चीज को आपको अच्छे से याद करना है, हर चीज को आप अच्छे से रटना है, यहीं से कोई ना कोई पॉइंट उठा के जो है HSSC एग्जामिनर आपको दे देगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं कौन से पेज पे आगे, पांचवें पेज पे आगे, 18 पेज है, जब फटाफट से निपटा देते हैं, डोंट वरी। करेक्टर सेट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। करेक्टर सेट का क्या मतलब भाई, करेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है मेरे भाई, ठीक है, हिंदी भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब आप सिंपल सा समझो, जैसे हिंदी सीखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं, ई का यूज करते हैं, ठीक है, छोटी ई का यूज करते हैं, बड़ी ई का यूज करते हैं ना, छोटी ई का यूज करते हैं और बड़ी ई का यूज करते हैं। इंग्लिश सीखने का हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। ऐसे ही भाई मेरे भाई जो सी लैंग्वेज है ना, उसको सीखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैरेक्टर सेट का जो है हम उपयोग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, सी लैंग्वेज सीखने के लिए जो है हम कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे लिखा होगा, देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला चरण है उसके कैरेक्टर सेट को समझना है। सी भाषा में निम्नलिखित कैरेक्टर का जो है उपयोग होता है। कौन कौन से कैरेक्टर का उपयोग होता है यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें आपने पहले पढ़ी भी होगी। सबसे पहले जो है लेटर्स अक्षर का उपयोग होता है। अपर केस ए से जेड होते हैं, सीधी सी बात है, कुछ समझना नहीं है यहाँ पे, सीधा रट्टा मारना है। लेटर्स अक्षर क्या होते हैं, अपर केस होते हैं या फिर लोअर केस होते हैं। अपर केस में ए से जेड अपर केस यानी कि सब बड़े होते हैं, लोअर केस में ए से जेड जो कि सभी छोटे होते हैं। डिजिट क्या होता है, अंक होता है, 0 से 9 तक के सभी अंक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं तो स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक वैल्यू हो जाए ना, न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी। स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं तो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, प्रोग्रामिंग में खास काम करने के लिए, अगर आप प्रोग्रामिंग में कोई इंपॉर्टेंट या फिर खास काम, स्पेशल काम करना चाहती हैं तो कुछ निशानों का जो है उपयोग होता है, जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, एंड हो गया, ये सारे जो है कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर जो है होते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट स्पेस के बारे में दिया गया, तो व्हाइट स्पेस के बारे में क्या लिखा गया है, कंप्यूटर को यह बताने के लिए कि एक शब्द जो है खत्म हो गया है, इसका इस्तेमाल होता है, व्हाइट स्पेस का जो है इस्तेमाल होता है मेरे भाई, ठीक है। ब्लैंक स्पेस खाली जगह, न्यू लाइन, असली लाइन, हॉरिजॉन्टल टैब आदि मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। ब्लैंक स्पेस का क्या मतलब है, शब्दों के बीच की खाली जगह मेरे भाई, ठीक है। न्यू लाइन का क्या मतलब है, अगली लाइन पर जाने के लिए। हॉरिजॉन्टल टैब का क्या मतलब है, एक साथ ज्यादा स्पेस देने के लिए। इन सारी चीजों का जो है उपयोग होता है मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब HSSC टिप के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, तो HSSC टिप के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, आइए देख लेते हैं। याद रखें C एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, यानी कि एक ए ये लिखा गया है और एक ए ये लिखा गया है, ये दोनों की अलग अलग वैल्यू है मेरे भाई। कभी आप सोचो कि ये दोनों जो है एक ही समान है, एक समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग है मेरे भाई। इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव मेरे भाई, ठीक है।
केस सेंसिटिव इसी को बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ना, जिसका मतलब है कि इसमें ए और ए का जो है मतलब अलग अलग होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, करेक्टर सेट के बारे में क्या लिखा गया है। सी भाषा को सीखने के लिए उनके अक्सर करेक्टर को समझना जरूरी है। ये सेम ही आ गया क्या? सेम आ गया भाई ये पहले वाला, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। ऊपर जो हमने सिंबल देखे ना, यहाँ पे सिंबल कहाँ थे? सिंबल दिए गए थे ना भाई, ये देखो, ये जो सिंबल दिए गए हैं ना, इनका मतलब समझ लेते हैं मेरे भाई। चलिए आइए देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखो, सेमी कोलन का क्या मतलब होता है? तो सेमी कोलन का मतलब देखो यहाँ पे लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है सेमी कोलन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेमी कोलन। अब सी लैंग्वेज के अंदर सेमी कोलन का उपयोग क्यों किया जाता है? डायरेक्ट आपको पता है क्या देगा? आपको दे देगा, बताइए निम्नलिखित में से स्टेटमेंट खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन जो है इन्हीं में से आपको उठा के दे देगा। फिर आप कहोगे कि यार ये तो एडवांस पूछ लिया। एडवांस कुछ नहीं है, स्टैटिक जीके सारी की सारी मेरे भाई, ठीक है। स्टैटिक कंप्यूटर जीके इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सेमी कोलन का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टेटमेंट खत्म करने के लिए जो है सेमी कोलन का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको ब्रेसिस बोलते हैं। इनका उपयोग क्यों किया जाता है? कोड ब्लॉक के लिए जो है इनका ब्रेसिस का उपयोग किया जाता है। हैश का उपयोग क्यों किया जाता है? आप सभी जानते हैं, आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर पोस्ट डालते हो, क्या हैशटैग करके डालते हो ना, तो हैश का उपयोग क्या किया जाता है? हैश या फिर प्री प्रोसेसर के लिए जो है इसका किसका प्रयोग किया जाता है? हैश का प्रयोग जो है किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, पहले बता रहा हूं, डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से किस सिंबल का प्रयोग जो है पैरेंथिस के लिए किया जाता है, या फिर प्री प्रोसेसर या हैश से तो आप समझ जाएंगे। प्री प्रोसेसर आपसे पूछेगा तो आपको हैशटैग बताना पड़ेगा। सीधा आपको बता रहा हूं, याद करना है, रट्टा मारना है। अब आपको पूछ लिया जाए, बताइए जो एंड है ये एम्परसेंट है, एम्परसेंट बोलते हैं इसको, देखो एम्परसेंट, इसका उपयोग क्या है? एड्रेस के लिए जो है एम्परसेंट का उपयोग किया जाता है। ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स एरे के लिए उपयोग की जाती है। ऐसे ऐसे नंबर देते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर 1 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया, ऐसे। ये क्या है? ये ब्रैकेट्स है, ये किसके लिए उपयोग होते हैं? एरे के लिए उपयोग होते हैं। ये जो है, ये क्या है? अंडरस्कोर है भाई, अंडरस्कोर या फिर स्लैश, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? डिवाइड या कमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो आपने देखा होगा ना, डायरेक्ट पूछा जाता है, 4 साइन देके दे देगा, बताइए निम्नलिखित में से अंडरस्कोर या स्लैश का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये डिवाइड या कमेंट के लिए किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे स्टार दिया गया है। स्टार सिंबल का प्रयोग क्या है? एस्ट्रिक्स जो है इसका जो है नाम है, और ये पॉइंटर के लिए जो है यूज किया जाता है। ये सिंगल कोट बोला जाता है इनको। सिंगल कोट किसके लिए उपयोग किया जाता है? कैरेक्टर के लिए उपयोग किया जाता है। डबल स्ट्रिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्ट्रिंग के लिए जो है स्ट्रिंग के लिए जो है डबल कैरेक्टर का जो है उपयोग किया जाता है। अब इनका मतलब बता देता हूं, जैसे कि आपको यहाँ पे सिंगल कोट लिखा गया है ना, अगर आपको ए लिखना है, ठीक है, तो आप सिंगल कोट में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको हरीश लिखना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? डबल कोट्स का प्रयोग करेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे क्या है? डॉट है, तो डॉट है, डॉट पीरियड है, इसका उपयोग जो है डॉट ऑपरेटर के रूप में किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे एचएसएससी मेन टिप लिखी गई है, एचएसएससी विशेष प्रश्न। डायरेक्ट मैंने ऊपर भी बताया, सी भाषा में हर स्टेटमेंट लाइन को समाप्त करने के लिए सेमी कोलन का उपयोग अनिवार्य है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए सी भाषा में हर स्टेटमेंट लाइन को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन में दे देगा आपको ये, बी ऑप्शन में आपको क्या दे देगा? ये, सी ऑप्शन में क्या दे देगा आपको? ये, और डी ऑप्शन में क्या दे देगा आपको? ये ऑप्शन दे देगा डी ऑप्शन में मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से व्हाइट स्पेस के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, टोकन्स के बारे में पढ़ लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। टोकन्स के बारे में देख लेते हैं। टोकन्स के बारे में क्या है? सी प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई जो है उसको टोकन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो टोकन्स के बारे में आप याद रखना, प्रोग्राम की सबसे जो छोटी इकाई होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको टोकन बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, ईंटों के बिना दीवार और शब्दों के बिना वाक्य नहीं बन सकता, वैसे ही टोकन के बिना सी प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में? दोबारा बताऊं, ईंटों के बिना दीवार बन सकती है? जो आप घर दीवार बनाते हो, ईंट ही नहीं होगी तो दीवार कहां से बनेगी? सिंपल सी चीज है ना। वैसे ही अगर आपको कह दिया जाए वाक्य के बिना शब्द बना दो, बन सकता है? वाक्य ही नहीं होंगे तो आप शब्द कैसे बनाओगे? ठीक वैसे ही अगर आपके पास टोकन नहीं होंगे ना, टोकन नहीं होंगे तो क्या नहीं बनेगा? प्रोग्राम नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, ऐसे ही आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये टोकन बहुत जरूरी है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए जो है प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? तो आपके पास टोकन होना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो, जिस तरह शब्दों के बिना वाक्य नहीं बन सकता, उसी तरह टोकन्स के बिना जो है सी प्रोग्राम
नहीं लिखा जा सकता। एचएसएससी गोल्ड माइन के लिए क्या लिखा है मैंने, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सी प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा टोकन मेरे भाई, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे जो है सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नहीं कर सकता मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या लिखा गया है, सी टोकन के प्रकार दिए गए हैं। तो सी टोकन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। टोकन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया और ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। चलिए एक एक करके आपको बता देता हूं। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के अंदर किसी को पता है, सी लैंग्वेज के अंदर जो है कितने कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है, कितने कीवर्ड्स होते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एचएसएससी में, तो आपको बताना है 32 कीवर्ड्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। ये आरक्षित शब्द होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आरक्षित होते हैं। आरक्षित यानी कि प्री डिफाइन होते हैं, यानी कि रिजर्व होते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहले से ही कुछ शब्द जो है सी लैंग्वेज के अंदर रिजर्व किए गए, नीचे दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये आरक्षित शब्द है जिनका अर्थ है पहले से तय, यानी कि इंट एल्स वाइल जो है ये पहले से फिक्स किए गए हैं सी लैंग्वेज के अंदर मेरे भाई, ठीक है। आइडेंटिफायर्स की बात करूं तो यूजर द्वारा दिए गए नाम, जैसे वेरिएबल या फंक्शन का नाम, जैसे एज या फिर मेन, ये क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफायर जो है मेरे भाई बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, ये जो आइडेंटिफायर होते हैं ना और कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर यहां पे लिख देता हूं, यहां पे नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स, ठीक है। आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बीच में खाली स्पेस नहीं दिया जा सकता, ठीक है, के बीच में खाली स्पेस नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, कैसे नहीं दिया जा सकता, तो आपको बता देता हूं, काफी लंबा हो जाएगा यार। फॉर एग्जाम्पल चलिए बता ही देता हूं आपको, चलिए कीवर्ड्स यहां पे लिख देता हूं, कीवर्ड्स मेरे भाई, ठीक है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर देख रहे हैं ना, तो यहां पे देखो ये हो गया कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड में क्या होता है, कीवर्ड में क्या होता है, जैसे कि आपके इंट हो गया, ठीक है, और क्या क्या होता है भाई, फ्लोट होता है, और क्या होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। ये क्या है आपके, ये कीवर्ड्स है। अब कंप्यूटर जो है एक शब्द की तरह पहचानता है, इनको क्या है, कंप्यूटर एक शब्द की तरह पहचानता है। अगर आप इंट को कैसे लिखेंगे, अगर आप इंट को ऐसे लिख दोगे, IN फिर स्पेस देके ऐसे लिख दोगे, तो क्या करेगा, कंपाइलर को लगेगा इन और टी जो है ना ये अलग अलग शब्द है, मतलब कि ये दोनों जो है दोनों अलग अलग शब्द को समझेगा, जिसका कोई मतलब जो है सी को जो है कंपाइलर को समझ नहीं आएगा, और वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये होता है कीवर्ड का मतलब। अब आइडेंटिफायर के बारे में आपको बता देता हूं, आइडेंटिफायर के बारे में, ठीक है। आइडेंटिफायर के बारे में क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, आप अपने वेरिएबल का नाम रखते हो, ठीक है। वेरिएबल का नाम लिखते हो, क्या लिखते हो, माई क्या लिखते हो, माई नेम रखते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, माई नेम रखते हो। तो प्रोग्राम इसे दो अलग अलग चीजें समझेगा, माई और नेम को जो है अलग अलग चीजें समझेगा। तो इसको जो है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक अंडरस्कोर लगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अंडरस्कोर लगाते हैं या फिर कैमल केस लगाते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर लगाते हैं या फिर कैमल केस लगाते हैं, कैमल केस। अब कैमल केस कैसे लगाते हैं, तो ये लगाते हैं ऐसे, माई नेम, ऐसे जो है कैमल केस लगाते हैं मेरे भाई। यही मतलब है इसका, किसका मतलब ये है, कहाँ गया ये, वाइट स्पेस की जगह ये आया ना, जो है कहाँ गया वो, यही था ना, ये देखो यहां पे थे ना, ये देखो आइडेंटिफायर के ऊपर थे ना। आइडेंटिफायर जो है यूजर द्वारा दिए गए नाम, जैसे वेरिएबल या फंक्शन का नाम है, जैसे एज और मेन हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये आरक्षित कीवर्ड है, ये दोनों के बीच में जो है मतलब मैंने आपको समझा दिया, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बीच में मेरे भाई। नीचे भी लिखा है, डोंट वरी, दोबारा दिखा दूंगा। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, वे मान जो प्रोग्राम के दौरान बदलते नहीं है। कॉन्स्टेंट मतलब कि 10 और 3.0 ये जो वैल्यू है ये कभी नहीं बदलती है मेरे भाई, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब है डबल कोट्स के अंदर लिखे गए अक्षरों का समूह, जैसे कि पुलिस और हरियाणा, ये क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है मेरे भाई, ठीक है। स्पेसिफिक सिंगल यानी कि विशेष चिन्ह, विशेष कार्य के लिए उपयोग होने वाले, ब्रैकेट्स हो गया, ब्रेसिस हो गया, पैरेंथेसिस हो गया और सेमीकोलन हो गया मेरे भाई, ठीक है। ऑपरेटर्स की बात करूं तो गणना करने के लिए उपयोग होने वाले चिन्ह, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टार हो गया और डिवाइड हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये गणना करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण नियम एचएसएससी विशेष के लिए, ये देखो व्हाइट स्पेस खाली जगह, सी कंपाइलर खाली जगह स्पेस को नजरअंदाज जो है
कर देता है। स्पेस का नियम क्या है, आप किसी कीवर्ड्स जैसे इंट या टैग, अभी मैंने बताया ना ऊपर कीवर्ड्स और इंटीजर के बारे में, ये देखो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बीच में। स्पेस का नियम क्या है, आप किसी कीवर्ड्स ये कीवर्ड्स है आपका इंट टी या फिर आइडेंटिफायर जैसे माई नेम के बीच में जो है स्पेस नहीं दे सकते, ऐसे करने पर जो है एरर आ जाएगा। आपको कैसा देना पड़ेगा, या तो आपको माई नेम ऐसा लिखना पड़ेगा, या तो माई नेम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर आपको माई नेम जो है ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो एरर नहीं देगा। और इंट को जो है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके जो है एरर आपका नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। स्मॉलेस्ट यूनिट आपको सभी पता है, टोकन को जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं मेरे भाई। कीवर्ड्स के बारे में क्या लिखा गया है, तो कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स शब्द होता है मेरे भाई, ठीक है। कीवर्ड्स आप सभी जानते हैं, अगर यूट्यूब की भाषा में कहूं तो कीवर्ड्स क्या है, आपने जैसे लिखा भाई, क्या लिखा, HSSC 2026, HSSC 2026 क्या है, ये एक कीवर्ड्स है मेरे भाई, ठीक है, ये एक कीवर्ड्स है, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होता है, वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सी कंपाइलर को पहले से पता होता है। इन्हें रिजर्व वर्ड यानी कि आरक्षित शब्द, प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहा जाता है। वही जो ऊपर मैंने बताया था ना, 32 कीवर्ड्स होते हैं, नीचे अभी आने वाली है लिस्ट, ठीक है, 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सी कंपाइलर को पहले से पता होता है मेरे भाई, ठीक है। कीवर्ड्स के मुख्य नियम क्या है, तो यहां से देख लेते हैं। निश्चित अर्थ, क्या मतलब, हर कीवर्ड्स का अपना एक विशेष काम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। मतलब कहने का मतलब है जो 32 कीवर्ड्स HSSC, माफ कीजिएगा HSSC कह रहा हूं, 32 कीवर्ड्स जो सी लैंग्वेज के अंदर दिए गए हैं ना, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और उन सभी का मतलब जो 32 कीवर्ड दिए गए, उन सभी का अलग अलग जो है अपना एक अलग जो है मतलब है मेरे भाई, ठीक है। वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल के रूप में प्रयोग, कीवर्ड्स का उपयोग कभी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नाम के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे कि इंट एल्स, मतलब जो है ये जो कीवर्ड आपने बीच में लिख दिया ना, ऐसे आप नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंट इक्वल 10 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ये जो है लिखना गलत है, बीच में आप एल्स नहीं लिख सकते, ठीक है। यही कह रहा है, ये देखो, वेरिएबल्स के रूप में प्रयोग, कीवर्ड्स का उपयोग कभी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नाम के रूप में आप नहीं कर सकते मेरे भाई। लोअर केस सी भाषा के सभी जो कीवर्ड्स है लोअर केस छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, चलिए दिखाई देता हूं। ये देखो, ये 32 कीवर्ड्स यहाँ पे जो लिखे गए हैं ना, ये सारे जो है छोटे जो है लोअर केस में लिखे गए हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे भी आएंगे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, कुल संख्या सी भाषा में कुल कितने कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड है मेरे भाई। आगे चलते हैं, HSSC में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, उन शब्दों को क्या कहते हैं जिनका अर्थ कंपाइलर को पहले से पता होता है। ये क्वेश्चन तो HSSC का फेवरेट है, बहुत बार पूछ लिया है। तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, कंपाइलर को जिसका अर्थ पहले से पता है, उनको जो है कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड जो है बोला जाता है। और कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड कितने होते हैं, 32 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। कितना लिख दिया, 22 लिख दिया गया, ये 32 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो कीवर्ड्स के बारे में आप देख लेना भाई, ठीक है। कीवर्ड्स के बारे में क्या लिखा गया है, वे शब्द जिनका अर्थ कंपाइलर को पहले से पता होता है, आप सभी जानते हैं, उनको कीवर्ड्स या रिजर्व लिस्ट बोला जाता है। इन सभी 32 के 32 को एक बार देख लेना भाई। क्यों देख लेना, क्योंकि भाई 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक कीवर्ड्स आपको जो है नहीं मिलेगा, और वही आपको पहचानना होगा। और प्रश्न आपको क्या देगा, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो उस केस में आपको ये 32 के 32 पता होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कौन सा कीवर्ड नहीं है। एक बार देख लेना। वैसे मोस्टली आपको पता होगा, डबल पता होगा, एल्स पता होगा, इंट पता होगा, लॉन्ग पता होगा, इनम पता होगा, एक्स्ट्रा पता होगा, शॉर्ट पता होगा, फोर पता होगा, साइज साइंड पता होगा, साइज ऑफ पता होगा, फ्लोट पता होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पता होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं HSSC गोल्ड पॉइंट के बारे में। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कुल संख्या कितनी है कीवर्ड्स की, 32 कीवर्ड्स हैं। केस की बात अगर आपसे पूछे, भाई बताइए जो 32 कीवर्ड्स दिए गए हैं वो किस केस में है, लोअर केस में है, अपर केस में, ऐसे ऑप्शन बना के देगा। आपको बताना है सभी कीवर्ड जो है लोअर केस के यानी कि छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नियम क्या है, कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल के नाम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे इस्तेमाल जो है इनका नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ठीक है। ऐसे इस्तेमाल जो है इसका नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, आइडेंटिफायर को देख लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है, प्रोग्राम में किसी वेरिएबल, फंक्शन या एरे को दिए गए नाम को क्या बोला जाता है, आइडेंटिफायर बोला जाता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। क्या होता है आइडेंटिफायर, प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी एरे को दिया गया जो नाम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। सिंपल सी चीज है मेरे भाई, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि यूजर अपनी मर्जी से कोई भी नाम इनको दे सकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे भी यही लिखा है, प्रोग्राम में वेरिएबल, फंक्शन या एरे को दिए गए नाम को आइडेंटिफायर्स कहते हैं, या यूजर डिफाइंड होते हैं मेरे भाई, ठीक है। यूजर अपनी मर्जी से जो नाम चाहे वो दे सकता है, एरे को, फंक्शन को, वेरिएबल्स को, कुछ भी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आइडेंटिफायर्स बनाने के नियम है, HSSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए देख लेते हैं। शुरुआत, नाम हमेशा अक्षर से, मतलब अगर आप नाम लिख रहे हैं ना तो हमेशा अक्षर से करेंगे। ए या जेड होना चाहिए, या फिर ए से जेड, या तो स्मॉल होना चाहिए या कैपिटल होना चाहिए, या अंडरस्कोर लगा के शुरू होना चाहिए, ठीक है। या कभी कभी नंबर 09 से भी शुरू हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। स्पेशल सिंबल की बात करूं तो केवल अंडरस्कोर की अनुमति है, बाकी @ डॉलर या फिर हैशटैग का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सिर्फ अगर स्पेशल सिंबल आपसे पूछा जाए ना तो आप सिर्फ अंडरस्कोर के बारे में बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पेस, नाम के बीच में जो है व्हाइट स्पेस खाली जगह नहीं हो सकती। लंबाई की बात करूं तो इसकी अधिकतम लंबाई 31 करैक्टर होती है, ये जरूर आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। लंबाई आपसे बहुत बार पूछी गई है और पूछी जा सकती है। लंबाई कितनी होती है? 31 करैक्टर जो है इसकी लंबाई होती है मेरे भाई, ठीक है, आइडेंटिफायर्स की। उसके बाद चलते हैं स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, सिंपल सी चीज है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है अक्षरों के समूह को जो है क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोला जाता है। सी में स्ट्रिंग असल में जो है कैरेक्टर का एक एरे होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। पहचान, कैसे पहचान होगी? तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, ऐसे जो है स्ट्रिंग को लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा है तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या है, स्ट्रिंग है मेरे भाई, ठीक है। समाप्ति की बात करूं तो ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि भाई जो है स्ट्रिंग की समाप्ति जो है किस सिंबल से होती है, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो यहां पे देखो, स्ट्रिंग के अंत को जो है दर्शाने के लिए नल कैरेक्टर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 4 सिंबल आपको दे देगा और क्वेश्चन क्या पूछेगा? बताइए स्ट्रिंग के अंत को दर्शाने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन से सिंबल का प्रयोग होता है? तो इस सिंबल का प्रयोग होता है। इसको रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो मेरे भाई, ठीक है। HSSC में कई बार पूछा गया है, ठीक है। मेमोरी की बात करूं तो एक कैरेक्टर इक्वल 1 बाइट, कैर नेम 20, मेमोरी क्या है? 20 बाइट जो है ये जगह लेगा मेरे भाई, ठीक है। कैरेक्टर क्या है? एक है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। 1 बाइट कैर नेम 20 बाइट जो है ये जगह ले लेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। ऑपरेटर्स वे सिंबल है जो डेटा ऑपरेंड पर गणना कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑपरेटर वे सिंबल होते हैं जो डेटा ऑपरेंड पर जो है गणना करते हैं। गणना आप सभी जानते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ, ठीक है भाई। ये जो है यूनरी ऑपरेटर है और यहाँ पे जो है बाइनरी ऑपरेटर लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों को देख लेना भाई। बाइनरी ऑपरेटर जिन्हें 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड है, याद रखना। ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से जो है किस ऑपरेटर को केवल एक ऑपरेंड चाहिए होता है? तो किस ऑपरेटर को जो है एक ऑपरेंड चाहिए होता है? तो बाइनरी, माफ कीजिएगा, यूनरी ऑपरेटर को जो है एक ऑपरेंड चाहिए होते हैं। और 2 ऑपरेंड किसको चाहिए होते हैं? तो 2 ऑपरेंड जो है बाइनरी ऑपरेटर को चाहिए होते हैं। डायरेक्ट रट्टा मारना इसका मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। HSSC विशेष साइज ऑफ एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। कभी आपको दे दे, बताइए साइज ऑफ क्या है? आप कह दो कि भाई बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी नहीं है, यूनरी ऑपरेटर है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कांस्टेंट को देख लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब आप समझते होंगे भाई, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब जिनके वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान जो है कभी भी नहीं बदलती, उनको जो है कांस्टेंट या फिर लिटरल बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में बदलती नहीं है उन्हें कांस्टेंट या लिटरल्स कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहचान कैसे करोगे? ऑक्टल कांस्टेंट, ये हमेशा 0 से शुरू होते हैं, उदाहरण 012, ठीक है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट कैसे पहचानोगे? 0x से जो है शुरू होते हैं, उदाहरण 0x1a, ये क्या है? कांस्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। बनाने के तरीके, कांस्टेंट कीवर्ड या हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का उपयोग करके जो है इनको बनाया जा सकता है। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, विशेष चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। सेमीकोलन, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्टेटमेंट टर्मिनेट करने यानी कि लाइन खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हैश का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के लिए जो है उपयोग होता है। आपने देखी है ना प्रोग्राम में, थोड़ा सा देखा होगा, हैशटैग करके जो है आप जो है यूज करते हो, हैशटैग इंक्लूड, आगे जो है पूरी लाइन लिखते हो मेरे भाई, ठीक है। हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? पैरेंथेसिस है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? फंक्शन जैसे मेन के लिए होता है, ऐसे लिखते हैं ना, मेन ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका प्रयोग जो है पैरेंथेसिस का यहाँ पे किया जाता है। ऐसे ही करली ब्रेसिस है, ऐसे ही ब्रैकेट है, इनको भी आप देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रैकेट वेरिएबल्स को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल्स, कौन से पेज पे आगे? 12 पेज नंबर पे आगे, 18 पेज है, 6 पेज और फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी, वीडियो थोड़ा सा 30-40 मिनट का हो सकता है, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, मल्टीपल टाइम देख लेना, सी लैंग्वेज से यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वेरिएबल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? एक स्टोरेज एरिया है जिसका नाम प्रोग्रामर जो है तय करता है मेरे भाई, ठीक है। वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया है मेरे भाई जिसका नाम प्रोग्रामर तय करता है। इसका उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए
होता है मेरे भाई, ठीक है। बदलाव वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम रन होने के दौरान बदली जा सकती है, इसीलिए जो है वेरिएबल इसको कहते हैं। असाइनमेंट की बात करूं तो वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए इक्वल टू सिंबल का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए जो है किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो वेरिएबल जो है वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए जो है इक्वल सिंबल का जो है प्रयोग किया जाता है। स्कोप के बारे में, वेरिएबल की कार्य करने की क्षमता को जो है स्कोप कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल की जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, स्कोप बोला जाता है। इसके आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो होता है खास फंक्शन के अंदर बना हो, ठीक है। किसी खास फंक्शन के अंदर बना हो तो वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, इसका उपयोग सिर्फ उसी फंक्शन में हो सकता है। ग्लोबल वेरिएबल की बात करूं तो जो पूरे प्रोग्राम में सबसे बाहर या ऊपर बना हो, उसे जो है पूरा प्रोग्राम कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल जो है उसको बोला जाता है। यहाँ पे डेटा टाइप्स के प्रकार दिए गए हैं। सी भाषा में डेटा टाइप्स को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे श्रेणी दी गई है प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखो, प्राइमरी कैटेगरी के अंतर्गत क्या आता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड आता है। वॉइड क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली होता है। डिराइव्ड व्युत्पन्न, ठीक है, डिराइव्ड व्युत्पन्न में क्या आता है, एरे आता है, पॉइंटर आता है, फंक्शन आता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप डेफ आता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे क्या लिखा गया है, एचएसएससी गोल्ड पॉइंट दिया गया है। इसका मतलब क्या है, वॉइड एक प्राइमरी डेटा टाइप है, इसका अर्थ है खाली। यदि कोई फंक्शन कोई वैल्यू वापस नहीं भेजता है तो उसका रिटर्न टाइप जो है वॉइड होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, प्राइमरी डेटा टाइप्स याद रखने का योग्य तरीका, मतलब ये टेबल जरूरी है, वो याद रखना है, ठीक है। कैर, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है भाई एचएसएससी के अंदर, जो कैर डेटा टाइप है ये कितनी मेमोरी जो है अपनी घेरता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है और इसका उपयोग कहां पर होता है, सारी टेबल आपको एक बार जरूर देखनी है मेरे भाई, ठीक है। कैर कितनी मेमोरी घेरता है, 1 बाइट मेमोरी घेरता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %c है, ठीक है। और उपयोग क्या है, एक अक्षर A B के लिए जो है इसका उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। इंट की बात करूं तो इंटीजर होता है, ये कितनी स्पेस घेरता है, 2 या 4 बाइट जो है मेमोरी ये घेरता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूरी टेबल देख लेना प्लीज यार, ठीक है, अच्छे से देख लेना मेरा भाई, ठीक है। या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ लेना ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अनसाइंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अनसाइंड में क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है केवल धनात्मक यानी कि पॉजिटिव मेरे भाई, ठीक है। अनसाइंड का क्या मतलब होता है, केवल पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब है केवल धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, 0 और प्लस वाली इसका स्पेसिफाई जो है %u होता है मेरे भाई, ठीक है। डिराइव्ड यूजर डिफाइंड, विशेष अंतर की बात करूं तो डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड में अंतर क्या होता है, एरे एक ही डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का जो है समूह है, इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए एरे का जो इंडेक्स होता है ना, एरे का इंडेक्स वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, याद रखना, बहुत बार ये एचएसएससी में पूछा गया है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स का जो है समूह होता है, इसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का जो है उपयोग होता है। आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, स्ट्रक्ट लिखोगे, वो समझ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यूनियन की बात करूं तो स्ट्रक्चर जैसा ही इसमें स्ट्रक्चर जैसा ही होता है यूनियन, लेकिन इसमें सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी शेयर करते हैं, इसीलिए यह कम जगह लेता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंटर क्या है, वह वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस मेमोरी पता स्टोर करता है। सिंबल इसका क्या है, स्टार होता है भाई सिंबल, ठीक है, इसका सिंबल याद रखना। टाइप डेफ की बात करूं तो पहले से मौजूद डेटा टाइप को नया नाम एलाइज क्या होता है, उपनाम या फिर दूसरा नाम देने के लिए जो है टाइप डेफ का यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इनेम क्या है, इंटीजर कांस्टेंट को एक अर्थपूर्ण नाम देने के लिए इनेम का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे एचएसएससी स्पेशल क्विक रिवीजन दे दिया है इसी के ऊपर वाले पार्ट से। एरे बनाम स्ट्रक्चर, एरे समान डेटा होता है एरे के अंदर, और स्ट्रक्चर जो है विभिन्न डेटा होते हैं। मेमोरी शेयरिंग, यूनियन में जो है मेमोरी शेयर होती है। पॉइंटर में एड्रेस के लिए एंड और वैल्यू के लिए जो है स्टार का प्रयोग होता है। स्टार्टिंग पॉइंट सी प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से जो है शुरू होता है, ठीक है। डॉट ऑपरेटर की बात करूं तो स्ट्रक्चर या यूनियन के मेंबर को एक्सेस करने के लिए जो है उपयोग होता है डॉट ऑपरेटर का मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। महत्वपूर्ण सिंबल और उनके अर्थ, जो यहाँ पे अभी सिंबल दिए गए थे ना, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो सिंबल यहाँ पे है M% सिंबल है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर एड्रेस ऑपरेटर किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस बताता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एस्ट्रिक दिया गया है, इसका उपयोग क्या होता है सी लैंग्वेज में, पॉइंटर
इनडायरेक्शन एड्रेस पर रखी वैल्यू को जो है ये दर्शाता है मेरे भाई। यहां से एक एक करके प्लीज सारे सिंबल के बारे में आप देख लेना और इनका यूज देख लेना, सी लैंग्वेज में जो है इनका यूज क्या होता है। अब HSSC विशेष अंतर जो आपको याद रखना है, एरे वर्सेस स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखना है। एरे समान सेम एरे जो है समान डेटा टाइप का समूह होता है, ये आपको याद रखना है, ये सारा याद रखना है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप का जो है समूह होता है। स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन, ठीक है। स्ट्रक्चर में हर मेंबर अलग अलग मेमोरी मिलती है और यूनियन में सभी मेंबर्स को जो है एक ही मेमोरी का जो है यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। वेरिएबल्स वर्सेस कांस्टेंट की बात करूं तो वेरिएबल जो है प्रोग्राम रन होते समय इनकी वैल्यू बदली जा सकती है, लेकिन कांस्टेंट आप सभी जानते हैं कांस्टेंट जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है नहीं बदली जा सकती मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, हरियाणा पुलिस के एग्जाम को प्रोग्राम की शुरुआत सी प्रोग्राम का निष्पादन, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, सी प्रोग्राम का निष्पादन, निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से शुरू होता है, तो मेन फंक्शन से जो है ये शुरू होता है सी प्रोग्राम का फंक्शन मेरे भाई, ठीक है। एड्रेस स्टोर करना, केवल पॉइंटर ही किसी दूसरे वेरिएबल को एड्रेस स्टोर कर सकता है। मेमोरी एफिशिएंसी की बात करूं तो यूनियन स्ट्रक्चर की तुलना में कम मेमोरी लेता है क्योंकि वह मेमोरी शेयर करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अनफॉर्मेटेड फंक्शन को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन को देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये वे फंक्शन होते हैं जिनमें डेटा का फॉर्मेट जो है बताने की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे डेटा को जो है इनपुट या आउटपुट के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि %d हो गया, %f हो गया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना, ये वे फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं, अनफॉर्मेटेड फंक्शन जो है, ठीक है। ये वे फंक्शन होते हैं जिनको जो है डेटा का फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें अनफॉर्मेटेड फंक्शन कहा जाता है। ये देखो, गेट कैर हो गया, पुट कैर हो गया, गेट्स हो गया मेरे भाई, और या फिर पुट्स हो गया, ठीक है। कीबोर्ड से एक समय में केवल एक अक्षर सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए मेरे भाई, ठीक है। पुट कैर का मतलब क्या है, स्क्रीन पर एक समय में केवल एक अक्षर आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। और गेट्स या फिर पुट्स का क्या मतलब है, पूरी स्ट्रिंग शब्दों का समूह इनपुट या आउटपुट के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट याद रखना है आपको, गेट कैर किस लिए यूज होता है, पुट कैर किसके लिए यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे देखो HSSC गोल्ड पॉइंट लिखा है ना, प्रिंट एफ और स्कैन एफ फॉर्मेटेड फंक्शन है, जबकि गेट कैर और पुट कैर जो है अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। ये लाइन आप जरूर याद रखना, ठीक है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या है, फॉर्मेटेड फंक्शन है मेरे भाई, लेकिन जो गेट कैर और पुट कैर है ये क्या है, ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन है मेरे भाई, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटेड फंक्शन है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट कैर, पुट कैर, ऑप्शन आपको दे देगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉर्मेट जो है स्पेसिफायर को देख लेते हैं, ठीक है। इन्हें फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहा जाता है, ये % सिंबल से शुरू होते हैं और कंपाइलर को डेटा का प्रकार बताते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, % सिंबल से जो है ये स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग दिया गया ना, CDFSU, इनके आगे क्या लिखा हुआ है, % से लिखा हुआ है। अब % लगाए तो क्या मतलब है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग इनको बोला जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब %C का क्या यूज है, तो %C का यूज होता है सिंगल कैरेक्टर एक अक्षर के लिए। %D का क्या मतलब है, सिंगल इंटीजर पूर्णांक संख्या के लिए। %F का क्या मतलब है, %F का क्या मतलब है, %F का मतलब फ्लोट यानी कि दशमलव संख्या, यानी कि 1.14 अगर आपको लिखना है तो फ्लोट %F का यूज करेंगे। %S का क्या यूज है, स्ट्रिंग शब्दों के समूह को यूज करने के लिए। %U का क्या मतलब है, अनसाइंड इंटीजर, केवल प्लस वाली संख्या को जो है यूज करने के लिए। %LD का क्या यूज है, लोंगर इंटीजर जो है बड़ी संख्या को यूज करने के लिए। %LF का क्या यूज है, डबल बड़ी दशमलव संख्या का यूज करने के लिए। यानी कि इनका यूज करने के लिए आपको इन सिंबल का यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से उठा के कोई आपको दे देगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एस्केप सीक्वेंस को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस का क्या मतलब है, ये आउटपुट को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होते हैं मेरे भाई, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस क्यों यूज होते हैं, ये आउटपुट को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होते हैं। इनकी शुरुआत हमेशा बैकलेस से होती है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस्केप सीक्वेंस जिनका उपयोग आउटपुट को व्यवस्थित करने के लिए होता है, किस निम्नलिखित में से किस सिंबल के द्वारा जो है इनकी शुरुआत होती है, तो आप बताएंगे बैकलैश। बैकलैश कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इनसे जो है इनकी शुरुआत होती है मेरे भाई। ये देखो, /n का क्या मतलब है, न्यू लाइन है। /t का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल टैब है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे /a का क्या मतलब है, अलार्म का मतलब है। स्लैश जो है सिंगल कोट्स का क्या मतलब है, स्क्रीन को डबल कोट्स प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। और डबल स्लैश का क्या मतलब है, स्क्रीन पर बैकस्लैश प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। टाइप्स क्वालिफायर की बात करूं तो कीवर्ड्स के ये डेटा टाइप के व्यवहार बिहेवियर को बदलते हैं मेरे भाई, ठीक है।
कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट होता है भाई, यदि किसी वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती है, उसे बदलने की कोशिश करने पर कंपाइल टाइम एरर दे देगा मेरे भाई। वोलेटाइल की बात करूं तो यह बताता है कि वेरिएबल की वैल्यू बाहरी हार्डवेयर या किसी अन्य प्रोग्राम द्वारा कभी भी अचानक बदली जा सकती है। रिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यह केवल पॉइंटरों के साथ इस्तेमाल होता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। नो रिटर्न की बात करूं तो उन फंक्शन के लिए जो कभी वापस रिटर्न नहीं आती है, जैसे कि एग्जिट फंक्शन मेरे भाई, ठीक है। अब एचएसएससी फाइनल क्विक रीजन यहां से देख लो, और यहां पे हमारी पीडीएफ खत्म भी होती है, यानी कि सी लैंग्वेज हमारा यहां पे खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। शुरुआत एस्केप सीक्वेंस हमेशा स्लैश से और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंट से शुरू होता है। यकीन मानिएगा मेरे भाई, ये हर लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से किस सिंबल से जो है एस्केप सीक्वेंस की शुरुआत होती है, तो आप बताएंगे स्लैश के द्वारा जो है एस्केप सीक्वेंस की शुरुआत होती है। आपसे पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो है किस सिंबल से शुरुआत होती है, परसेंट से जो है इनकी शुरुआत होती है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। डोंट वरी, संडे वाले दिन क्लास लगाना मत भूलिएगा। सारे क्वेश्चन बेसिक जितने आपसे पूछे गए हैं या फिर पूछ सकते हैं वो सारे संडे वाले दिन देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां से देख लो, एरर कॉन्स्टेंट वेरिएबल को बदलने पर कंपाइल टाइम एरर दे देगा, और सिंगल कैरेक्टर यहां से इनको भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे हमारी ये कंपाइल जो है सी लैंग्वेज जो है खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आसान और इससे डिटेल नोट्स मैं आपके लिए नहीं ला सकता, और यकीन मानिएगा इससे मिलेंगे, इससे ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा भी नहीं। कहीं आपको कोई डाउट हो ना कि मिल जाएंगे तो मेरे को भी भेज देना भाई, मिल जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में किसी ने दिया हो तो मेरे भाई, ठीक है। ये सब आपके लिए कर रहा हूं मैं, और यकीन मानिएगा एक पूरा दिन जो है मेरा खराब हो गया इसके अंदर, ठीक है। अभी तक जो कल हमारी इंडिया जीके की क्लास आएगी ना, उसकी पीडीएफ अभी तक नहीं बनी है। रात को बैठ के जो है वो पीडीएफ बनाऊंगा, तब जाके आपकी क्लास आएगी मेरे भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूं, और ये मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको समझाने और आपके अंदर जो है मोटिवेशन भरने के लिए कर रहा हूं। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप मान सकते हो कि हाँ एचएसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, वरना बहुत बुरे दिन है, बहुत बुरा चांस है। एचएसएससी कैसा रुख अपना रही है आप सभी जानते हैं। वैकेंसी बस हम करेंगे, बस बहुत जल्द करते करते भाई अब मार्च भी खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं वैकेंसी कम आएंगी, और जितनी भी आएगी उन्हीं में अपना सिलेक्शन पूरा करने की सोचो, वरना 2029 में लगे जाओ मेरे भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, साफ कहना सुखी रहना मेरे भाई, ठीक है। इससे सिंपल नहीं कर सकता। बस मेरे मोटिवेशन के लिए इतना कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई, और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सी लैंग्वेज का हमारा चैप्टर कैसा रहा। अगर अच्छा लगा तो इसी लैंग्वेज में जो है, इसी फॉर्मेट में हम बाकी सारे चैप्टर भी करेंगे। C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, और डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जितने 3-4 हम जो चैप्टर बचे हैं वो मैं करवा दूंगा मेरे भाई। जितना मेरे से हो सकता है या जितना मुझे आता है भाई, उतना तो मैं करवा ही दूंगा। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं आपको बना नहीं सकता, ये ट्रूथ है भाई, फैक्ट है ये मेरे भाई, ठीक है। बाकी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे चैनल हैं, आपको मिल जाएंगे, वहां से आप बन सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।